संघ का कोई भी प्रतिनिधि हो, अगर बब्बर शेर नहीं रहेगा तो कोई भी संघ का संगठन का नेता उसके बिन विहीन होता है। जैसे एक राजा के बिना प्रजा विहीन हो जाती है, उसी प्रकार संगठन का मुख्य व्यक्ति, वो भी बाईपास सर्जरी और विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बाद अभी 2 महीने पहले उठा, और उसके पश्चात उसको हम अमरण अनशन से बैठने के लिए रोकने वाली सबसे पहली महिला मैं हूँ। क्योंकि मनुष्य जीवन एक बार मिलता है, परिवार का सुख एक बार मिलता है, और सारी हमें ऐसी पेंशन से बेहतर कि हम पेंशन लेंगे और लेके रहेंगे, लेकिन एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में। जोश में आके मैं होश नहीं खोने देने दूंगी अपने वीर भाइयों के, क्योंकि मेरे भाई किसी भी संघ के हों, सभी मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं और उनकी भूमिका अमिट है। इसलिए मैं उन्हें सर्वप्रथम मैंने रोका उनके धरने में जाके और उनको कहा कुमारी निशा पाटिल। किस संघ से मैडम आप? राज्य अध्यापक संघ। अच्छा। और ओल्ड पेंशन समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कि जब तक इस संघ में भरत पटेल संघर्ष करेगा, तब तक संतोष सोनी भरत पटेल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेगा। जिस दिन भरत पटेल हथियार डाल देगा, हम पूरा मंडला जिला हथियार डाल देंगे। हमें कोई के ऊपर भरोसा नहीं है। क्यों मंडला वालों, हमें किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि हमने सबका नेतृत्व देख लिया, सबके साथ काम करके देख लिया। केवल शोषण और छलावा के अलावा कुछ नहीं। हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए जो यहाँ लंबे लंबे भाषण दे और मुख्यमंत्री से अलग से जाकर सेटिंग कर ले। ये भरत पटेल ने कभी नहीं किया। भरत पटेल ने जब भी मंत्री अधिकारियों से मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की है, सैलाब के साथ मुलाकात की, अकेले उसने कभी बात नहीं की। जो कुछ है सबके सामने है। मंत्री ना करे तो आपको पता है, मंत्री हाँ बोले तो आपको पता होना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर आज तक संगठन चला आ रहा है। साथियों, आज का दिन आप अपनी अपनी डायरी में लिख लो। 13 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरना में बैठे सभी शिक्षक और माता शक्तियां आज का ये भरत पटेल का त्याग बलिदान अपनी डायरी में नोट कर लो, और अपने बच्चों को बताएंगे हम कि आज हमारे बुढ़ापा यदि सुरक्षित है तो इस भरत पटेल के कारण सुरक्षित है। मैं इन समझ मंच के माध्यम से हम पूरे मंडला जिला के लोगों से के सामने मैं ये वचन देता हूं कि जब तक ये अनशन चलेगा मैं भरत भाई के साथ रहूंगा। और यदि इस प्रशासन को भी आगाह कर देना चाहता हूं, यदि हमारे प्रांत अध्यक्ष को इस अनशन के बाद कोई क्षति हुई तो इस जबलपुर शहर में तांडव आएगा। हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी पेंशन के बीच आएगा। भगवान कसम, सबसे बड़ा दुश्मन वो हमारा कहलाएगा। हम उसको नेस्त नाबूद कर देंगे। जो भी अधिकारी आएगा हम उसको नेस्त नाबूद कर देंगे, क्योंकि हम तो मरने के लिए बैठे हैं, तेरे को भी जिंदा नहीं रहने देंगे। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप हमारे प्रांतीय अध्यक्ष का उत्साहवर्धन करें, उनको पूरा आंदोलन तक सहयोग प्रदान करें। जब तक ये अनशन चलेगा तब तक हम मंडला जिले के अध्यापक से मैं आप लोगों से पुनः गुजारिश करता हूं, अपने उन अध्यापक साथियों को भी बताओ, उनको मार्मिक अपील करो कि अरे जमीर जिंदा है। जो निलंबित हो गए, आपकी लड़ाई के लिए निलंबित हुए, अपने लिए निलंबित नहीं हुए। हर कोई अपने लिए लड़ाई लड़ रहा था, पर जो निलंबित हुए हैं, आपका उद्देश्य बनता है, लक्ष्य बनता है कि अब तक तो नहीं आए थे, पर अब आके इस आंदोलन में और इस यज्ञ में, इस संघर्ष के इस यज्ञ में आप अपनी आहुति भौतिक
अपनी भौतिक उपस्थिति यहाँ दर्ज कराएं, तब इस आंदोलन को आप शिक्षक का आंदोलन बना पाएंगे, अध्यापकों का आंदोलन बना पाएंगे और पूरे कर्मचारियों का आंदोलन बना पाएंगे। मध्य प्रदेश के अध्यापक में इतनी ताकत है, अगर वो इकट्ठा हो गया तो हमारे अन्य कर्मचारियों के साथ पुरानी पेंशन को भी लेके रहेंगे। हम फ्रंट में रहेंगे, हमारे ये भाई साथी पीछे रहेंगे और हम इस पुरानी पेंशन को लेके रहेंगे। साथियों, केवल अभी इतना है, जिस तरह से आज हमारे लिए टाइम ऐसा था और आज का दिन ऐसा था कि कल संडे था। हमारे कई लोग निलंबन की कार्रवाई से भयभीत होकर स्कूल में चले गए। अगर वो यहां आते तो डर समाप्त होता। हमें डर नहीं है, उन तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। तो मेरा अभी भी करबद्ध विनम्र निवेदन है कि जो आपके लिए शहीद हो गए तो आपको आंदोलन में आना चाहिए। आपको यह नहीं देखना चाहिए कि आंदोलन आजाद अध्यापक शिक्षक संघ कर रहा है या कौन सा संगठन कर रहा है। ये आपका अपना आंदोलन बन गया है, इसमें आप जरूर शिरकत करें और इस आंदोलन में शरीक हो। साथियों, आज हमारा उत्साह बढ़ा है। हमारे कर्मचारी कांग्रेस के लोगों ने, अन्य संगठनों ने भी नैतिक हमारा समर्थन दिया है। मैंने गुजारिश कर दी कि पत्रों के माध्यम से आप ऊपर सरकार तक इस बात को पहुंचाएं। हम तो लड़ ही रहे हैं, लड़ेंगे। हमारे प्रांताध्यक्ष आज जबलपुर में आमरण अनशन के लिए बैठ रहे हैं, जबकि मैं उनके बारे में बता दूं, उनको एक बार अटैक आ चुका है, ब्लॉकेज हो चुके और स्टन डले हुए। उसके बावजूद भी वो सब आपके हितों के लिए, आपके पुरानी पेंशन के लिए और आपकी लंबी समस्याओं के लड़ने के लिए, अभी भी सस्पेंड होने के बाद भी आर या पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तो क्या हम कायर की भांति अपना मैदान छोड़ के भाग जाए? नहीं मित्रों, हमको जब तक डटे रहना है, जब तक हमारा प्रांत अध्यक्ष हमारी लड़ाई में, हमारा सेनापति हमारी लड़ाई में अगर हमारे साथ है, तो हमको सेना जब पीछे पीछे चलती है तो सेनापति को कभी ये न लगे कि वो पीछे मुड़कर देखे कि मैं अकेला हूं। उसको अकेलेपन का एहसास मत कराइए। हजारों की भीड़ और लाखों की भीड़ उसको नजर आनी चाहिए, ताकि वो आपके लिए लड़ सके। आप अपने साथियों, वर्तमान जो स्थिति है, वो सरकार से लड़ने की है या तो फिर जीवन भर के लिए सरकार से न लड़ने का निर्णय लेने की है। मध्य प्रदेश में कोई भी संगठन, कोई भी कर्मचारी संघ, चाहे उसकी जो भी प्रताड़ना हो, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे आशा ऊषा कार्यकर्ता हो, और चाहे आपके पंचायत सचिव हो, रोजगार सहायक हो, नर्सेस हो, हमारे शिक्षक हो, अतिथि शिक्षक हो, किसी की भी बात नहीं सुनी जा रही है। सरकार किसी को भी अनुमति नहीं देती। आपसे बात सुनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप अपने डीओ को ज्ञापन सौंपोगे, फिर आपकी बात यहां नहीं सुनी जाएगी तो आप जेडी को सौंपोगे, जेडी कहां सुनी जाएगी तो आप कलेक्टर को सौंपोगे, कलेक्टर के द्वारा नहीं सुनी जाएगी तो आप भोपाल में ज्ञापन सौंपोगे, और उसके बाद आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तो मंत्री से मिलोगे, प्रमुख सचिव से मिलोगे। जब उसके बाद भी आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तो मुखिया से बात करने की कोशिश करोगे, और जब मुखिया को बात करने का समय नहीं होगा तो फिर आपके पास एक विकल्प बचता है कि हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस प्रजातांत्रिक राज में हम जनता के बीच में अपनी बात को पहुंचाएं, ताकि वो सरकार तक हमारी बात जाना चाहिए। अब आप खुद सोचते हैं कि जो हमारे अध्यापक शिक्षक संवर्ग के साथी विगत 4-5 वर्ष पहले दिवंगत हो गए, आपने सुना होगा कि हमारे बीआरसी कार्यालय में एक भास्कर तिवारी जी नाम के हमारे बीएससी थे, जिनको हमसे ज्यादा वेतन मिलते थे। आज उनका छोटा भाई भी बेरोजगार है, अतिथि शिक्षक था, उनकी बच्ची कॉलेज पढ़ रही है, वो घर में 500 रुपए भी नहीं आ रहे हैं उनके घर में।
अब आप बताओ कि उनके घर की परवरिश कैसे होती होगी और उनकी बच्ची कॉलेज कैसे पढ़ती होगी। ये उदाहरण है। तो कहीं ना कहीं यदि उनकी पत्नी ने, उनकी बच्ची ने कहीं उधार लिया होगा, फिर चुकाया कैसे होगा। ये सबके साथ में घटनाएं घटित हो सकती है, तकलीफ होती है। हमारे यहाँ पर जब एक माह पेमेंट नहीं मिलती है तो किराना वाले के भी लिए सोचना पड़ता है हमको। ये मामले सरकार को सुनने का समय नहीं है कि उस जवान बेटी का क्या होगा जो दिवंगत हो चुका है कर्मचारी, उसकी विधवा का क्या हो रहा, उसके सुनने का नहीं है। और उसका जब सरकार नहीं सुनेगी, हमारे साथ था तो उसका साथ कौन दे। जो कर्मचारी हमारा दिवंगत हो गया नेता के कारण, आदमी को कभी सब कुछ दिखाया, लेकिन अमीरी के बाद गरीबी न दिखाया। यदि किसी के यहाँ संपन्नता रही है, यदि किसी परिवार में 40-50 हजार रुपए आते रहे और उस परिवार में 5-5, 6-6 वर्ष ऐसे 900 पे गए हैं मध्य प्रदेश में, 900 परिवारों की बलि चढ़ गई है। लेकिन न मुखिया को देखने का समय है, न अधिकारियों को देखने का समय है, न डीओ को देखने का समय है। इनने हमारे लोगों की बलि चढ़ा, सस्पेंड करने का समय है। मैं कहता हूं कि जो पढ़े लिखे नहीं है, जो वृद्ध हो गए, जो विधवा है, उनको विधवा पेंशन दे रहे हैं आप 1000 रुपए। जो हमारा कर्मचारी विधवा हो गई है, जो हमारे कर्मचारी की पत्नी विधवा हो गई, उसकी विधवा पेंशन के लिए क्या सोचा है। ये अपने लिए तकलीफ है। कभी कभी लगता है कि ये घटना हमारे साथ भी हो जाएगी तो पत्नी का क्या होगा। ये सब सोच सकते। अब इसके बाद में आपकी क्रमोन्नति पदोन्नति का मामला देख लो आप। जो 2006 वाले, उनको 2018 में क्रमोन्नति हो जाना थी। 18 से आज तक इंतजार कर रहे हो। जो 2007 वाले हैं उनकी 19 में हो जाना थी। एक वेतन वृद्धि उसको अतिरिक्त मिलती। वेतन वृद्धि कब रोकी जाती है कर्मचारी की? जब उस कर्मचारी की कोई गलती होती है तो उसको सजा के रूप में वेतन वृद्धि रोकी जाती है। आपके विभाग ने, आपके अधिकारी ने आपकी 2018 से वेतन वृद्धि रोक के रखी है, कारण 2019 से रोक के रखी, 2020 से रोक के रखी। लगभग आपका प्रति माह 5-6 हजार रुपया का नुकसान कर रहे हैं और इस बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस बात को कौन सुने? हमने हजारों ज्ञापन दिए, कितने नहीं दिए 4 साल में। हमने ऐसा 2015 के बाद कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं किया जो कि हमारा रविवार के अलावा कोई वर्किंग डे पे रहा हो। कोई बता दे कि हमने वर्किंग डे पे कोई अपने कार्यक्रम किए हो, धरना प्रदर्शन किए हो। हमने इसके पहले 25 दिसंबर की परमिशन मांगी थी सरकार से कि 25 दिसंबर को आप हमें अनुमति दे दें, लेकिन उस समय को कोरोना का नाम दे करके उन्होंने अनुमति कैंसिल की थी। लाखों लाख कर्मचारी वहां जा रहे थे। उसके बाद हमने 1 मई को इनसे अनुमति मांगी। 1 मई को जब छुट्टी हुई थी स्कूलों की, तब हमने अनुमति मांगी, लेकिन तब उन्होंने अनुमति कैंसिल की। तब हमने वहां से जाकर के बिरसा से गणेश जी के मंदिर से हमने पद यात्रा शुरू की और 50 किलोमीटर हमने गर्मी की छुट्टी में पद यात्रा की। फिर हमने 5 तारीख की उनसे अनुमति मांगी गर्मी की छुट्टी में। फिर अधिकारियों से बात हुई, मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि से बात हुई। उन्होंने कहा 15 दिन में स्कूल नहीं खुलेंगे और आपकी इन मांगों का निराकरण कर दिया जाएगा। अब जब उन्होंने 15 दिन में भी मांगों का निराकरण नहीं किया, 4 साल से हमारी मांगों का निराकरण नहीं कर रहे, हमारे क्रमोन्नति के आदेश जारी नहीं कर रहे, हमारे जो अनुकंपा नियुक्ति के मामले हैं वो निराकरण नहीं कर रहे, तो अब बताओ चुनाव आने वाले हैं। बीजेपी अपनी मीटिंग करने लगी, चुनाव की तैयारी की। कांग्रेस अपनी मीटिंग करने लगी।
किसको विधायक बनाना है और किसको टिकट देना है, वो अपनी तैयारी करने लगे। अब बताओ कि 4 साल से जिनकी प्रोन्नति नहीं हुई, जिनकी इनकम पर नियुक्ति नहीं हुई, पुरानी पेंशन के लिए अभी तक हमारा ये था कि केंद्र सरकार निर्णय लेगी। भाई जब राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन लागू कर दी तो हमारे दिमाग के तारे खुल गए कि राज्य सरकारें भी पेंशन लागू कर सकती है। अपन ने सोचा भाई इन्हें जबराना कर दिया होगा। जब उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने